Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study the concept First World War. So without any further delay, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जब भी हम किसी आंसर को स्टार्ट करते हैं, what should we do? We have to give an introductory paragraph कि उस चीज के बारे में हम बताते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं about the introduction of First World War. So it is also known as Great War. और ये कब से कब तक चला था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर. 28 जुलाई 1914 to 11 नवंबर 1918 एंड इट वाज अ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जो कि यूरोप में ही मेनली ये लड़ाई हुई थी. एंड इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर्स इन हिस्ट्री. इसमें किसकी यूज की गई थी? मॉडर्न वेपन्स और टैंक वारफेयर की. तो हम इंट्रोडक्शन किस तरह देंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट वॉर which lasted from, this is very important date to remember, 28 July 1914 to 11 November 1918. It is very important to remember. And after that we can make a flow chart. फ्लो चार्ट हम किसका बनाएंगे कि ये किन किन पावर्स के बीच में लड़ी गई थी. ये लड़ाई थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो किन किन मेन टू ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई थी. इसका हम आंसर ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के बाद एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं. दैट देयर वर टू मेन ग्रुप्स, वी विल राइट लाइक दिस, evolved in first world war. Then we will write allied powers and one side central powers. So allied powers में हमारे पास कौन कौन सी powers आ जाती हैं? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. एंड सेंट्रल पावर्स में हमारे पास आ जाती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर. इसको याद करने का हम क्या तरीका देख सकते हैं कि ये जो अलाइड पावर्स थी इसको हम लिख सकते हैं FBR और इसको हम FRB भी लिख सकते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था मेनली यूरोप में ही लड़ाई हुई थी. ये टू मेन ग्रुप्स के बीच में थी, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है दैट वी हैव टू रिमेंबर. जो अलाइड पावर्स थी इनकी साइड में से USA ने भी ज्वाइन कर लिया था 1917 में. सो दिस वॉज ऑल द इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसके बाद इसका ओरिजिन कैसे होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ओरिजिन कैसे होता है. अब जो हमारे पास कॉजेज होते हैं किसी भी चीज के, दैट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. टू टाइप्स के कॉजेज होते हैं हमारे पास. तो जो शॉर्ट टर्म कॉजेज होते हैं, इट मीन्स इमीडिएट कॉज क्या था उस चीज का. इसमें जो हमारे पास इमीडिएट कॉज है दैट वाज द असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड. ये जो थे ही वाज द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी. इनको असैसिनेट किया गया था साराजेवो में. इनको असैसिनेट कहाँ किया गया था? साराजेवो में इन 1940. इसमें भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट है टू रिमेंबर, 28 जून 1940. अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था कब से स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई से. तो इससे जस्ट 1 मंथ पहले क्या हुआ था? असैसिनेशन हुई थी आर्क ड्यूक की. किसने की थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव, आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, बाय गैवरिलो प्रिंसिप. इन्होंने, सो ही वॉज द पर्सन जिसने असैसिनेशन की थी आर्क ड्यूक फ्रांस की. तो इसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ब्लेम किया सर्बिया को. जो अलायंसेस थे वो एक्टिव हो गए और जो वार था वो स्टार्ट हो गया. सो इट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ वी मूव टू द लॉन्ग टर्म कॉजेस. जो लॉन्ग टर्म कॉजेस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है मिलिट्रिज्म. इट मीन्स के जो आर्मीज थी, नेवीज थी यूरोपियन नेशंस की, उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी, उनकी ग्रोथ हो गई थी. और जो आर्म रेस थी वो यूरोपियन कंट्रीज में थी. कौन कौन सी? स्पेशली 2 कंट्रीज में थी, ब्रिटेन और जर्मनी. जो आर्म रेस चल रही थी वो इन दोनों पावरफुल नेशंस के बीच चल रही थी. और
वार को वो किस तरह देखते थे, दैट इट इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टाइज। तो इस तरह जो मिलिट्रिज्म है वो एक कॉज बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, क्योंकि उनके पास नेवीज थी, आर्मीज थी, उसके स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी, उनकी ग्रोथ हुई थी, और वॉर को वो क्या समझ रहे थे कि उनकी पावर का एक सिंबल है। एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज, द सेकेंड कॉज इज imperialism and colonialism. Imperialism और colonialism में there is a slight difference. Imperialism क्या होता है? It is a idea of expansion. जो imperialism होता है वो expansion का idea होता है, और जो colonialism होता है it is the actual settlement. जो हमारे पास colonialism होता है it is the actual settlement. तो imperialism point में हम क्या mention कर सकते हैं कि जो यूरोपियन नेशंस थे वो compete कर रहे थे कॉलोनीज के लिए। वो कॉलोनीज कहाँ पर थी? अफ्रीका में और एशिया में। अफ्रीका और एशिया की जो कॉलोनीज थी उनके लिए कंपटीशन हो रहा था। तो जो यूरोपियन नेशंस थे, पावरफुल यूरोपियन नेशंस थे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ गई, टेंशंस इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया? इकोनॉमिक कंपटीशन आ गया। कौन कौन सी पावर्स थी? जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो इस वजह से क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। इट इज द कॉज। देन कॉलोनियलिज्म। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज थी, वो अपनी टेरिटरीज को भी एक्सपैंड करना चाहते थे। इसमें एक्चुअल सेटलमेंट में क्या होता है कि ये अपने जो पीपल है उनको सेटल कर देते हैं किसी और टेरिटरीज में। उनके जो लोकल पीपल होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये परमानेंटली वहां रहने के लिए चले जाते हैं। तो कॉलोनियलिज्म में हम क्या लिखेंगे? दैट जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना चाहती थी। वो जो कॉलोनीज थी जिनके ऊपर ये अपनी डोमिनेंस दिखाते थे, पावर, कंट्रोल, उनको यूज करते थे अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने इंडिया पर किया। देन द नेक्स्ट कॉज इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारी किसी नेशन के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग लव या लॉयलिटी होती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। जो न्यू नेशंस इमर्ज हुए थे वो इंडिपेंडेंस डिमांड करने लग गए। किन किन से? जो रशियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, इनसे वो इंडिपेंडेंट के लिए डिमांड करने लग गए। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होने लग गई। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स, सर्ब्स एंड देन क्रोटास एंड स्लोवाक्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें हम लिख सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म में। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ जर्मनी। जर्मनी का क्या रोल था जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? जो जर्मनी थी इट वाज इलीगली ऑक्यूपाइंग द ब्रिटिश एंड रशियन टेरिटरीज। जो ब्रिटिश और रशियन टेरिटरीज थी उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था जर्मनी ने, और इसकी वजह से क्या हो गए? कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, क्लैश हो गए इनके विचकार, दैट लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अलायंसेस। अब अलायंसेस थे जो मिलिट्री अलायंसेस, दीज वर द मिलिट्री अलायंसेस that were created for the protection के लिए ये establish किए गए थे। Two types of military alliances were there, triple alliance and triple entente. इसको भी याद करने का क्या तरीका है? जो इनमें पावरफुल नेशंस थे हमारे पास, जो मेंबर्स थे, it is the same as allied powers, France, Britain and Russia. एंड द ट्रिपल अलायंस इज जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। जो हमारे पास सेंट्रल पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स में हमारे पास जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर था, और यहाँ पर हमारे पास जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो ट्रिपल अलायंस में हमारे पास ऑटोमन एम्पायर नहीं है, यहाँ पर इटली है। सो इट इज important to remember these names. Then the last cause is Balkan crisis. Balkan crisis क्या था? Balkans were called the power keg of Europe. It is very important point to remember.
जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऑटोमन जो एम्पायर था वो डेक्लाइन हो गया था, इन सभी चीज़ों की वजह से टेंशन्स क्रिएट हो गई, इंस्टेबिलिटी हो गई। जो बल्कन नेशनलिज्म था, ये लोग चाहते थे, क्योंकि नेशनलिज्म की जो थिंकिंग थी वो इंक्रीज हो गई थी लोगों में, और बल्कन नेशनलिज्म ने भी टेंशन्स क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। So these were the causes of First World War. Immediate cause था assassination and these were the another causes. इसके बाद हमारे पास आती है ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस 1919। ये जो ट्रीटी थी इसको साइन किया गया था 28 जून 1919 को। ये एक पीस ट्रीटी थी जो कि जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में साइन हुई थी। इसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ऑफिशियली एंड हो जाता है इस ट्रीटी की वजह से। इसमें मेन टर्म्स क्या थी, दीज आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हम हर जगह पर लिखेंगे चीजें। जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया था वॉर गिल्ट को। जर्मनी को क्या माना गया था, दैट इट वाज द वॉर गिल्ट कॉज। वॉर गिल्ट कॉज जर्मनी को हैवी रिपारेशंस इम्पोज की गई, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जर्मनी की रिड्यूस कर दी गई। जर्मनी लॉस्ट इट्स कॉलोनीज एंड टेरिटरी।